सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे नेताजी चश्मा का अध्याय के प्रश्नोत्तर। आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट किया था कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कृपया मुझे बताइए। अभी तक आपका कोई कमेंट नहीं आया तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को ये अध्याय समझ में आ चुका है। फिर भी किसी को कोई संदेह है तो मैं फिर से समझा दूँगा, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, इस अध्याय के 5 से 6 प्रश्न हैं उनको हम दोहरा लेते हैं। अब इस बात को आपने ध्यान रखना है, अभी आप कक्षा 10वीं में हो चुकी हो तो आपने रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और याद रखना, यही आपके परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो रचना अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों को आपने अच्छे प्रकार से करना है, एक भी प्रश्न आपने छोड़ना नहीं है। तो अभी हम करते हैं पहला प्रश्न। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है ना। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो उत्तर क्या रहेगा, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे, किसलिए कहते थे, क्योंकि वो अपने पास से एक चश्मा लेकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, ठीक है ना। वो तो एक सेनानी था ही नहीं, वह तो बिल्कुल शरीर से कमज़ोर और बूढ़ा था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की बहुत प्रबल भावना थी, ठीक है ना। जब वो अपने पास से एक चश्मा लेकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, ठीक है, उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर ही लोग उसे कैप्टन कहते थे, ठीक है। आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान था और ये पाठ के आधार पर आप समझ भी चुके हो। अब प्रश्न संख्या 2 की 3 छोटे छोटे भाग है, क ख ग, इनको हम कर लेते हैं। प्रश्न 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों कहा, रोकने को कहा ना, क्यों कहा ये आपने बताना है। तो हवलदार साहब वही कंपनी का मालिक जो नगर पालिका उस शहर में आता रहता था और नेताजी की मूर्ति को देखता रहता था, तो गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा। पहला भाग का, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। अब इसके आधार पर आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। देखो, हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, है ना। अतः अब उसे कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा, ये उन्होंने सोचा, इसलिए वो मायूस हो गए थे। समझ गए ना, वे कैप्टन साहब जो है उनकी मृत्यु होगी चश्मे वाले की, अब चश्मा कौन लगाएगा, इसी बात को सोच के वो मायूस हो गए थे। बिल्कुल आसान था। दूसरा प्रश्न, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ठीक है। आप सभी को पता ना, वो बच्चे ने लगा दिया था, तो ये क्या उम्मीद जगाता है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि भारत भूमि आज भी देशभक्ति से खाली नहीं है, शून्य नहीं है। यदि चश्मे बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग इस दायित्व को निभा सकते हैं। सरकंडे का चश्मा निश्चय से किसी गरीब बच्चे ने बनाया होगा, जो यह सिद्ध करता है कि हमारी भावी पीढ़ी राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। समझ गए ना। तो आपको इसने अच्छे प्रकार से शुद्ध हिंदी में बना के लिखना है, बात वही है जो आपको आती है, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 3, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे थे, ठीक है ना, क्यों हो उठे थे। वो इतनी सी बात क्या थी, सबको पता है ना, वो नेताजी का उन्होंने चश्मा लगा देखा, तो इतनी सी बात भावुक क्यों उठे थे। अब इसका उत्तर कर लेते हैं। हवलदार साहब के लिए हवलदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं लगी थी, यह बात उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उनके मन में यह आशा जागी कि देश के प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्ति जीवित है। यही नहीं, देश की नई पीढ़ी भी इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। क्योंकि पहले चश्मा कौन लगाता था,
कैप्टन चश्मे वाला वो मर चुका था, लेकिन बाद में भी चश्मा लगा देख के, चाहे वो चश्मा सरकंडे का था, उस भावना को देख के उन्हें लगा कि आज भी भारत के व्यक्तियों में, बच्चों में, बूढ़ों में देशभक्ति की भावना जीवित है, इसीलिए वो थोड़े से भावुक हो उठे थे। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब हो चुका हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 3 है, ये यहाँ पे एक कथन है जिसको इंग्लिश में आप स्टेटमेंट बोलते हो, इसको हमने आशय स्पष्ट करना है, सरलार्थी करना होता है इसका भी, ठीक है ना, एक ही बात है। लेकिन इसमें हम ये नहीं बताते कि भाई ये पंक्ति कहाँ से ले गई, क्यों ले गई, बस सीधा सरलार्थ करने लग जाते हैं। ठीक है ना, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, अब ये गंभीर पंक्ति दी गई है, बिल्कुल आसान है, कुछ गंभीर नहीं, आपको इसमें बताना है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया ना कि जो कैप्टन, जो लंगड़ा कैप्टन था, चश्मे वाला, वो चश्मा लगा देता था और अपने चश्मे बेचने के लिए भी और अपने देश की इज्जत के लिए भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, लेकिन उसको देखकर पान वाला और दूसरे लोग हंसते थे। ठीक है, तो यही बात उनके बारे में समझाना चाहता है। अब इसका उत्तर क्या कहेंगे, चश्मा बेचने वाले कैप्टन की मौत का समाचार सुनकर हालदार साहब उदास हो गए थे। वे सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग देश के लिए आशा की किरण के समान थे, अन्यथा हमारी कौम समझ गए ना, मानव जाति, उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए अपने घर परिवार, अपनी यौवन, अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, प्राय छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्वयं को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में न तो स्वाभिमान है और न ही देश के लिए प्रेम है, अतः इस प्रकार के लोग देश का उद्धार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस कथन में लेखक ने या हलदर साहब ने किस पे कटाक्ष किया है, हलदर साहब ने कटाक्ष किया है पान वाले के ऊपर, जो स्वार्थ के रूप में इतना पैसा कमाने के बावजूद भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा सके। और दूसरा, उन व्यक्तियों को सराहना की है जो कैप्टन जैसे हैं, जो अपने ही छोटे से रोजगार में से उसका लाभ न देकर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र समझ गए, आपने उसके चरित्र के बारे में, वो क्या था उसके बारे में बताना था। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने के लायक है, अच्छे से समझना। पान वाले की दुकान पर भी पान थे, सीधी सी बात है, पान वाले की दुकान पर पानी होंगे। उसका मुख भी पान से भरा रहता था, अर्थात वो खुद भी पान खाता था। वह मुंह से बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो पान खाता था, है ना। इसलिए जब कोई उससे बात पूछी जाती या कोई बात करता तो पहले वह पीछे मुड़कर पान थूकता था और फिर बात करता था। वह स्वभाव से रसिया मीन मजे लेने वाला, हंसोड़ा, ज़्यादा मजाक हंसने वाला, मजाकिया, मजाक करने वाला, शरीर का मोटा होने के कारण उसकी तोंद समझ गए ना, पेट निकली रहती थी। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद हिलने लगती थी और पान खाने के कारण लाल काले दांत खिल उठते थे। तो आपने बताना था इस प्रश्न में कि पान वाला क्या था, कैसे दिखता था। ठीक है ना, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा आज का अभ्यास प्रश्न में से अंतिम प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखो ये बात पान वाले ने कही है, अब पान वाले ने तो कह दी, अभी इस बात को सुन के, पाठ को पढ़ के हमारे मन में कैप्टन के प्रति पान वाले के इस टिप्पणी से क्या सामने आता है ये हमने बता रहा है। ठीक है, तो कर लेते हैं। पान वाले की यह टिप्पणी सर्वदा अनुचित थी और अनुचित है, अनुचित रहेगी। उसे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वह नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था।
चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती थी। उसकी यह भावना उसकी देशभक्ति को प्रकट करता है। निश्चय से कैप्टन के बारे में पान वाले का यह कथन दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की हमें निंदा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अभ्यास के सभी प्रश्न संपूर्ण हो चुके हैं। मैं फिर कहता हूँ, आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट प्लीज़ कीजिए। और याद रखना, आगे जो हमारे रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं ये भी हम करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।